शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है एक कंप्लीट क्लास परिवार में। आज की हमारी टॉपिक है यूपी डीएलएड गणित शिक्षण से संबंधित थर्ड सेमेस्टर के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। आज हम थर्ड सेमेस्टर की गणित के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो सीरीज था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा जो सीरीज है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो बिना किसी देरी के आइए चलिए बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आज का पहला क्वेश्चन है, समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में संबंध आपको बताना है। तो उत्तर में दिया गया है, किसी समानुपात में 4 पद होते हैं। प्रथम एवं अंतिम पदों को बाह्य पद तथा मध्य के दोनों पदों को मध्य पद कहते हैं। जैसे 5:10 बराबर है 4:8 में कुल 4 पद हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आइए देखिए, राजन ने इस तरह से कुछ सॉल्व किया है कि जो 5 है और 8 है, इसका आप गुणा करेंगे और 10 और 4 का गुणा करेंगे तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यही समानुपात का नियम है। और 10 और 4 ये दोनों मध्य पद हैं और 5 और 8 ये दोनों बाह्य पद हैं। आगे वही किया है, बाह्य पदों का गुणनफल 5 और 8 का गुणनफल 40 हुआ है। मध्य पदों का गुणनफल 10 और 4 का गुणा जब किया गया है तो 40 हुआ है। तो दोनों आपस में हो गए बराबर और यही होता है समानुपात का नियम, जो कि नीचे लिखा गया है। अतः बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, ठीक है। इसमें कितने पद होते हैं समानुपात में? तो समानुपात में भैया 4 पद होते हैं। अगर 4 पद नहीं हो रहे हैं तो वो समानुपात नहीं बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि भैया यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपये है तो 7 साबुन का मूल्य आपको बताना है कि कितना रुपये होगा 7 साबुन का मूल्य। तो भैया देखिए, एक हमारे तरीके से थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि राजन तो आपके सामने आपकी बुक आप सीरीज रखे होंगे, उसमें सॉल्व कराया होगा। तो हमारा फंडा क्या है? हमारा फंडा ये है कि आपको दिया है 6 साबुन का मूल्य 24 रुपया, तो 7 साबुन का पूछ रहा है तो आप 6 से भाग दे दीजिए और 7 से गुणा कर दीजिए। तो आपको कितना मिलेगा? 6 कम 6 और 6 चौके 24, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 7 हो गया। 4 और 7 का आपस में आप गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 मिल जाएगा। और या तो आप ये भी कर सकते हैं कि 6 साबुन बराबर 24, तो 1 साबुन बराबर कितना होगा? तो 1 साबुन बराबर हो जाएगा, 1 साबुन का मूल्य 24/6। तो कितना हुआ? 6 कम 6 और 6 चौके 24, तो 1 साबुन का मूल्य आपको 4 रुपया प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आप 4 में 7 से गुणा कर दीजिए तो 7 चौक 28। तो भैया काम वही हो रहा है, ठीक है। चाहे घुमा के कान पकड़िए चाहे सीधे पकड़ लीजिए। राजन क्या कह रहा है? राजन एक नियम लगा रहा है समानुपात का नियम। देखिए, जो मैंने बताया वो आप टेट में जब क्वेश्चन आएगा, टेट सुपर टेट वगैरह में आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप वहाँ लगा दीजिएगा, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा ये है, राजन कह रहा है साबुन की संख्या तथा उसके संगत मूल्यों में अनुलोम समानुपात का संबंध होता है। अनुलोम समानुपात के संबंध में जो तीर एक लगता है वो नीचे का दोनों तीर लगता है, और इसमें साबुनों की संख्या यहाँ दी गई है, यहाँ मूल्य दिया गया है रुपए में। तो कह रहा है 6 साबुन का जो मूल्य है भैया, 6 साबुन का मूल्य आपका कितना है? 24 रुपये। और आपसे पूछ रहा है 7 साबुन का मूल्य कितना होगा? कितना मतलब यक्स आपको माना है वो कि यक्स होगा, मान लो। तो कुछ नहीं किया है, ये दोनों अनुपात में लिखा जाता है, समानुपात का चिन्ह लगता है, इन दोनों को अनुपात में लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए वही किया है, देखिए 6:7 लिखा है, फिर 24:यक्स, फिर समानुपात का चिन्ह कुछ इस तरह से लगता है। इसके बाद क्या होता है? बाह्य पदों का आप गुणा कराएंगे समानुपात में, फिर आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा दोनों। तो 6 × आप कराएंगे, ये देखिए कराया है, फिर बराबर का चिन्ह आप लगाएंगे, दोनों बराबर होंगे 7 × 24 के। तो क्या करेंगे आप? 6 इधर गुणा में है, उधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यक्स यहाँ केवल बचेगा और यक्स बराबर हो जाएगा 7 × 24/6। और 6 को आप काटेंगे, 6 कम 6 और 6 चौका 24, तो 4 × 7 बचेगा, तो 7 चौक 28 आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 28 उत्तर आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो आपको भैया सिंपल पता होना चाहिए कि 12 मजदूर 6 दिन में काम को कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि उस दीवार को 6 ही दिन में बनाना है, तो आपको स्वाभाविक पता है भैया, जब कोई काम जल्दी करना होगा तो आपको समय जो लगेगा
अगर समय कम लग रहा है तो आदमी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो कम समय में काम होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिलोम समानुपात लगता है। इस तरह के क्वेश्चन में प्रतिलोम समानुपात में क्या चिन्ह होता है कि एक चिन्ह नीचे की तरफ जाता है, ये दिन का हो गया, और मजदूरों की संख्या इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है कि मजदूर को आपको बढ़ाना है, ठीक है। और दिन ये क्या है, ये तीर नीचे की तरफ जा रहा, मतलब दिन घट रहे हैं, मजदूर को आपको बढ़ाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में यही कह रहा है भैया कि 10 दिन में 12 मजदूर 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है। 10 दिन में 12 मजदूर लगते हैं उस काम को करने में, एक काम है, और उसी काम को 6 दिन में आपको करना है, तो कितने मजदूर लगेंगे, तो आप मान लीजिए x मजदूर लगेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए सिंपल है, इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए, बराबर लिख दीजिए 6 गुणे x के। तो 12 और 10 का आपस में गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 12 दहा में 120 बराबर 6x हो जाएगा, और 6 इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 हट जाएगा, तो 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12, यानी आपको कितना मिल गया, यक्स का मान आपको मिल जाएगा 20, ठीक है। तो देखिए ये राजन क्या कह रहा है, राजन वही कह रहा है कि समानुपात में दोनों को रख दिया है, ये अनुपाते समानुपाते। यहाँ देखिए जब ऊपर का चिन्ह लगता है, ऊपर का तीर लगता है, तो यक्स पहले लिखा जाता है, पहले नीचे वाली संख्या लिखी जाती है, ठीक है। और जब इस तरह से चिन्ह लगता है तो पहले ऊपर वाली संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ देखिए यक्स पहले लिखा गया है 10 अनुपाते 6, फिर समा अनुपाते यक्स अनुपाते 12। अब बाह पदों का गुणनफल गुणा करेंगे तो आप 10 गुणे 12 हो जाएगा, और आंतरिक पद का जब गुणा करेंगे तो 6 गुणे यक्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 6 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर भाग में होगा, तो आप काटेंगे 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 2 से 10 में गुणा हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा भैया 20 मजदूर आपको लगेंगे 6 दिन में काम कराने के लिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में कर सकेंगे। तो भैया ये भी उसी तरह से है प्रतिलोम अनुपात में। इसमें कह रहा है 10 मजदूरों की संख्या जब 10 है तो काम 2 दिन में हो रहा है, लेकिन मजदूरों की संख्या कम हो जा रही है भैया, तो काम अधिक समय में लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ आपकी बार काम बढ़ रहा है, मजदूर घट रहे हैं, पिछली बार मजदूर को बढ़ाना था, ठीक है। तो मेरा फंडा क्या है, मेरा फंडा भैया, मेरा तरीका ये है कि जो पहला काम कर रहे हैं जितने लोग, उसी काम को दूसरे लोग भी करेंगे। एक एक काम है तो एक एक काम को 2 लोग करेंगे, घट पड़ रहे हैं मजदूर को, तो इन दोनों को आपस में आप गुणा कराइए, तो आप कराएंगे कितना, 10 गुणे 2 बराबर है 2 गुणे कितने दिन में करना है, 2 गुणे यक्स दिन में करना है, ठीक है। तो आप इधर गुणा में है 2, इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा, तो इधर 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 दोनों कट जाएंगे, तो 10 बचेगा, तो समान कितना हो गया 10। राजन क्या किया है, राजन वही किया है, राजन भी यहाँ प्रतिलोम समानुपात लगेगा, और फिर 10 अनुपात 2 आप लिखेंगे, फिर इधर बाहर समानुपात का चिन्ह लगा के 1 अनुपात 2 अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, समानुपात का नियम होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 2 हो जाएगा, और 2 गुणे यक्स, आप 2 को इधर लाएंगे, सेम वही 2 कम 2, फिर 10 आपको बचेगा 10 दिन। तो फिर क्या लिख रहा है राजन, राजन ये लिख रहे हैं भैया कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर 10 दिन में करेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि भैया 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। तो भैया सेम है, इसमें भी वही सिंपल है, हमारा सिंपल यही है, हमारा फंडा यही है कि 6 मजदूर कितने दिन में भैया कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 6 मजदूर जो है वह 7 दिन दिया है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें 6 गुणे 7 करना है बराबर 21 गुणे यक्स, वही अपना पुराना फंडा, दोनों का आपस में गुणा करिए। इधर 21 दिया, 21 मजदूर यक्स दिन में कर रहे हैं, इधर जब आप लाएंगे तो 7 एक कम 7 और 7 तिरिक 21, अब 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यानी यक्स इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया। आइए राजन सॉल्व कराए हैं भैया, 2 दिन लगेगा। तो राजन क्या कराए हैं, मजदूरों की संख्या लिखे हैं, समय लिखे हैं, 6 मजदूर थे तो 7 दिन लग रहा था, ठीक है। अब क्या है कि 21 मजदूर अगर हो गए हैं तो कितना दिन लगेगा आपसे पूछा है, तो अनुपात में इसको लिखेंगे 6 अनुपात 21, फिर 1 अनुपात 7। फिर क्या किए हैं आप, राजन किए हैं कि भैया बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा करा दिए हैं, तो 6 गुणे 7 हो जाएगा, बाहर बाहर गुणा होगा, अंदर अंदर गुणा होगा जब, तो 21 गुणे यक्स हो जाएगा। तो 21 इधर आएगा, तो सिंपल है वही आगे बताएं, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यक्स बराबर 2 दिन प्राप्त हो गया आपको। फिर आप ये उत्तर में लिखे हैं 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसी कमरे को 2 दिन में बना सकेंगे, ठीक है। तो स्वाभाविक है मजदूर ज़्यादा लग रहे हैं अगर, तो
काम बहुत ही जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किमी दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? भैया एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। इसमें ये दिया है 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में कितना जाएगी? तो 1 घंटे में जाएगी 120 में आप 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा ना, आप जब 2 से भाग देंगे इधर तो ये 2 कम 2, 2 छक 12 कितना हो गया? 1 घंटे में जाएगी 60 किलोमीटर। क्या पूछें भैया आपसे? उसी चाल से वह 5 घंटे में कितना जाएगी? 1 घंटे में भैया जब 60 किलोमीटर जाती है तो आपको पता होगा कि 60 में जब आप 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 5 घंटे का पूछा है, तो 6 पंचे 30 बराबर 300 किलोमीटर आ जाएगा, 300 किलोमीटर जाएगी। राजन भैया सॉल्व कराए हैं, क्या समानुपात का नियम लगाए हैं? नियम क्या है कि भैया 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे में स्वाभाविक ही ज़्यादा जाएगी, इसलिए 3 नीचे लगेगा। तो अनुलोम समानुपात इसमें लगेगा, दोनों 3 नीचे और प्रतिलोम में ऊपर नीचे, एक ये वाला नीचे रहता है, वो वाला ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसमें बाह्य पदों का गुणनफल देखिए, अनुपात ये दोनों अनुपात समानुपात का चिन्ह लगता है, 120 अनुपात यक्स। तो बाह्य पदों का गुणनफल 2 गुणे यक्स, आंतरिक पदों का गुणनफल 5 गुणे 120। 5 इधर आएगा, 5 गुणे 120 बटे 2 काटेंगे जब आप 6 इधर हो जाएगा, 6 पंचे 30 बराबर 300। तो कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किमी दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है 7 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? भैया कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। देखिए हमारा फंडा देख लीजिए थोड़ा, हमारा तरीका। 4 केजी का जो मूल्य है भैया वो है 420 रुपया। तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा? 4 से आप भाग दीजिए 420 में, तो भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 15 रुपया, ठीक है। तो 1 केजी का मूल्य हो गया 15 रुपया। तो 12 केजी का आपको पूछा है, तो 12 में 1 केजी का मूल्य कितना है? 15 रुपया। तो 15 गुणे 12 केजी का पूछा है, 12 से गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1260 रुपये, 1260, ठीक है। आइए राजन क्या किए हैं भैया, चाय की मात्रा उतरा वही आप ये समानुपात में लिखे हैं कि भैया चाय किलोग्राम में है, 4 किलोग्राम चाय की मूल्य है 420 रुपया। तो 12 किलोग्राम का पूछे हैं, स्वाभाविक मात्रा बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ी है किलोग्राम में तो मूल्य भी बढ़ेगा। तो ये अंदर अंदर का गुणा कराया, कोई सॉल्व कराए हैं तो ये पूरा हल नहीं किए इसमें, हम तो आपको करवा दिए मान लो। तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य भैया 420 रुपया, और तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य डायरेक्ट लिखे हैं 1260। कैसे होगा? 4 गुणे यक्स आप करेंगे और 12 गुणे 420 आप करेंगे, तो ठीक है। तो जब इतना आप करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आप लिखेंगे यक्स बराबर 12 गुणे 420 बटे 4। अब काट दी 4 तिहाई 12 और 420 में आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1260। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। समानुपात किसे कहते हैं? भैया सिंपल है, समानुपात यदि 2 अनुपात समान हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। अब कैसे? जैसे देखिए, जैसे लिखा गया है 5/10 एवं 4/8। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 1:2। दूसरे को सॉल्व करेंगे 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 1/2 भी लिख सकते हैं 4/8 को, या फिर 1:2। तो भैया देखो दोनों अनुपात बराबर 1:2 आया। 1:2 सॉल्व करने के बाद उपर्युक्त उदाहरण से पता चलता है कि दोनों स्थितियों में परिमाण जो मान प्राप्त हो रहा है वह 1:2 है, अतः दोनों अनुपात समानुपात में हैं। समानुपात का नियम क्या कहता है? समानुपात का नियम सिंपली यही कहता है कि दोनों अनुपात आपस में बराबर हो, इसलिए बराबर का चिन्ह लगता है। जैसे बाह्य पदों का गुणा करिए, आंतरिक पद का गुणा करिए तो दोनों आपस में बराबर हों। अनुलोम समानुपात को स्पष्ट करना आपको भैया देखिए क्या है कि अनुलोम समानुपात को स्पष्ट करने के लिए एक परिभाषा है, उसको हम पढ़ दे रहे हैं। जब दो राशियां यक्स व वाई इस प्रकार से संबंधित हो कि यक्स के बढ़ने पर, पढ़ने नहीं होगा यहाँ पे भैया बढ़ने होगा, ठीक है। यहाँ जो पढ़ने लिखा है यहाँ बढ़ने होगा, यही सब गलतियाँ, इसलिए हम इसको लाए हैं इस टॉपिक को। तो बढ़ने पर दूसरी राशि वाई में उसी अनुपात में वृद्धि हो अथवा यक्स के घटने पर वाई में भी उसी अनुपात में कमी हो तो ये राशियाँ अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं, तथा इस तरह के संबंध को अनुलोम समानुपात कहा जाता है। अनुलोम समानुपात को सीधा समानुपात कहते हैं। अनुलोम समानुपात के दोनों राशियों को एक दिशा में इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं। अनुलोम समानुपात में दोनों तीर इस तरह से होते हैं, और इसमें क्या होता है, एक राशि अगर बढ़ रही है तो दूसरी इधर वाली भी बढ़ेगी, ये घट रही है तो ये भी घटेगी इधर वाली, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रतिलोम समानुपात की। तो प्रतिलोम समानुपात कह रहा है प्रतिलोम समानुपात को उल्टा
समानुपात भी कहा जाता है। इस प्रकार के समानुपात में एक राशि यक्स का मान बढ़ने पर, देखिए क्या कह रहा है, यक्स का मान बढ़ने पर वाई का मान घटता है। जैसे इधर की एक राशि अगर बढ़ रही है तो उधर का एक घटेगा, तथा वाई का मान अगर घट रहा है, अगर पहले का मान घट रहा है तो दूसरे का मान बढ़ेगा। प्रतिलोम समानुपात इसी को हम कहते हैं। ठीक है, इसमें तीर कैसे लगता है, एक नीचे एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। ठीक है, ये होता है प्रतिलोम अनुपात समानुपात। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम अगर बात करें तो वो है, एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए हैं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं करना है। हमारा तरीका यही भैया कि 50 और 40 का आपस में आप गुणा कराइए, बराबर 30 लोग और बढ़ रहे हैं तो 50 पहले संख्या थी, बढ़ के कितनी हो गई 30। जब इसमें आप ऐड कर देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 80। तो आप यहाँ बराबर लिखिए 80 गुणे, कह रहे हैं कितना दिन चलेगा, गुणे यक्स दिन भैया चलेगा। तो आप जब गुणा कराएंगे 50 गुणे 40 बराबर 80 यक्स जब हो जाएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं 50 गुणे 40 बटे 80 बराबर यक्स के। काटिए आप, काट दिए जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये ऊपर 50 है, नीचे 2 बच रहा है तो 2 एकम 2 और 2 25 हियाँ में 50 होता है, तो यक्स का मान आ गया 25 दिन। कहने का मतलब ये हुआ जब 30 छात्र बढ़ जाएंगे तो संख्या हो जाएगी छात्रों की 80, और जब 80 छात्र हो जाएंगे तो वह भोजन केवल 25 दिन चलेगा, जो भोजन 40 दिन चल रहा था 50 छात्र के होने पर। राजन क्या कह रहे हैं भैया, तो राजन का देख लीजिए, छात्रावास में 30 छात्रों के आ जाने से छात्रों के जो कुल संख्या होगी वो 30, 50 प्लस 30 यानी 80 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो क्या कह रहे हैं, समान अनुपात का, ये अनुलोम समानुपात का चिन्ह लगाए हैं प्रतिलोम का। तो छात्रों की संख्या भैया 50 जब छात्र थे तो 40 दिन भोजन चल रहा था, अब 80 छात्र हो गए हैं तो स्वाभाविक है भोजन कम दिन चलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे 50 अनुपात 80, फिर लिखेंगे यक्स अनुपात 40। क्योंकि ऊपर का तीर जा रहा है इसलिए नीचे वाली संख्या पहले लिखते हैं, तो नीचे यक्स है, यक्स अनुपात 40 आप लिख दिए। यही तीर अगर नीचे आता तो पहले हम 40 लिखते हैं फिर यक्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ इतना समझ गए आप, बारीकियों को पकड़िए, देखिए तभी मज़ा आएगा, नहीं तो एग्जाम में आप गलत करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना आपको, बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 50 गुणे 40 हो जाएगा, आंतरिक पदों का जब गुणा करेंगे यही समानुपात का नियम होता है, और बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा तो 80 गुणे यक्स हो जाएगा। अब क्या करना, 80 इधर गुणा में तो इधर आएगा भाग में जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 50 गुणे 40 बटे 80। तो 40 दूनी 80 होता है, 40 से कम 40, 40 दूनी 80 और 2 25 सहिया में होता है 50। यक्स बराबर कितना आ गया 50 दिन। आइए आगे बात करते हैं, छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री 25 दिन में खत्म हो जाएगी, हम पहले ही बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। भैया देखिए किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भिन्न में हो जाता है, जैसे 2 का पूछ रहा है तो 1/2 हो जाएगा, और 3 का पूछ रहा है तो 1/3, या 1 लाख या 1 करोड़ का पूछ रहा है तो वो 1/, में हो जाएगा। ठीक है, बस केवल 1/, में आपको करना है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। भैया हमने आपको बताया था गुणात्मक प्रतिलोम में अगर अपान में है, अगर बटे में है तो संख्या में, और संख्या में है तो बटे में। ठीक है, तो देखिए 1/2 अगर है तो ये हो जाएगा 2 में, बराबर 2 हो जाएगा, 1/3 है तो हो जाएगा 3, 1/1 करोड़ है तो वो 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पलट जाते हैं, जैसे अगर भिन्न में दिया है तो वो संख्या में हो जाएगा, संख्या में दिया है तो भिन्न में। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं, 10 की घात -1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या का मतलब होता है भैया p/q, p/q के रूप में आपको लिखना है। p होता है अंश और q होता है हर, q होता है हर। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं, तो जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 10 की घात -1 को आप लिख सकते हैं 1/10। देखिए क्या होता है, जो यहाँ माइनस में घात होती है वही जब आप अपान में कर देंगे तो घात प्लस में हो जाती है। जैसे अगर आपको दिया होता है 10 की घात 3 तो ये हो जाता है 1/10 की घात 3। 10 की घात आपको 100 देता -100 तो ये हो जाता है 1/10 की घात 100। केवल माइनस के चिन्ह बदलता है और संख्या को अपान में कर दिया जाता है। आगे वही किया है कि -2 दिया है 10 की घात, यहाँ 10 की घात -1 दिया था, यहाँ 10 की घात -2 दिया आपको समझाने के लिए। को परिमेय संख्या के रूप में जब आप लिखेंगे तो हमने पहले बता दिया कि माइनस का चिन्ह हट जाता है और अपान में संख्या हो जाती है तो 10 की घात 2 आपको हो जाएगा, -10 की घात -2 हो जाएगा 1/10 की घात 2 के। ठीक है, केवल चिन्ह लगेगा।
अगर यहाँ -2 की बजाय 1 करोड़ भी होता तो वहीं भी वही 1/10 की घात 1 करोड़ जो भी होता वो प्लस में रहता। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है भैया 12 गायें अथवा 8 भैंस एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंस उसको कितने दिन में चर सकेंगी। तो एकदम सिंपल समझिएगा, देखिए आपसे पूछ रहा है 3 गाय और 3 भैंस मिलकर उसको कितने दिन में ख़त्म करेंगी, जो 12 गाय 10 दिन में खा जाती है। अथवा मतलब होता है कि अगर 12 गाय खाती है तो 8 भैंस नहीं खाएंगे, लेकिन अगर 12 गाय नहीं है, केवल 8 भैंस खा रही हैं, तो वो भी 10 दिन में खा रही हैं। उम्मीद करते समझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं हम। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि या तो 12 गाय खाएं तब 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, या तो गाय को हटा दीजिए 8 भैंस को खिलाइएगा तब भी वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उसी चारागाह को, उसी घास को 3 गाय और 3 भैंस आपस में मिलके कितना दिन में खाएंगी। तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या करना है। इसमें ये करना भैया कि आपको दिया है 12 गाय 8 भैंस के बराबर है। क्यों बराबर हैं? 12 गाय बराबर 8 भैंस के क्यों बराबर हैं? क्योंकि 12 गाय 10 दिन में ख़त्म कर रही हैं और 8 भैंस भी 10 दिन में उस चारागाह को ख़त्म कर रही हैं। ठीक है, तो जो काम कर रही हैं दोनों खाने का, तो वो दोनों बराबर काम कर रही हैं, इसलिए 12 गाय जितना काम करती हैं उतना 8 भैंस कर रही हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो गई। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब इन दोनों को काटिए और छोटी संख्या में लाइए। देखिए 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिहाई 12, मतलब जहाँ पे 3 गाय लिखी होगी वहाँ पे आप 2 भैंस लिख सकते हैं। इस बात को समझिएगा, जहाँ पे 3 गाय लिखी होगी वहाँ पे आप 2 भैंस लिख सकते हैं, और जहाँ पे 2 भैंस अगर लिखी गई है तो वहाँ पे आप 3 गाय लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा 3 गाय और 3 भैंस, तो यहाँ पे 2 भैंस तो लिखा नहीं गया है, लेकिन 3 गाय लिखा गया है, तो हम कहें जहाँ पे 3 गाय लिखा गया है वहाँ पे आप 2 भैंस लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 गाय की जगह आप 2 भैंस लिख लीजिए। 2 भैंस प्लस 3 भैंस, तो कितनी भैंस हो गई? 5 भैंस। ठीक है, अब 5 भैंस आपके पास हो गई। ये पूरा कितना हो गया? 5 भैंसों के बराबर हो गया। उम्मीद करते समझ गए होंगे। समझिएगा, राजन बहुत डिटेल में बताएं, समझने में दिक्कत होगी। ये हो गए टोटल 3 गाय और 2 भैंस को आप खिलाइए, या तो 5, 3 गाय या तो 3 भैंस को आप खिलाइए, या तो 5 भैंस को खिला दीजिए। हम बताए थे कि 3 गाय बराबर हैं 2 भैंस के। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गाय की जगह हम 2 भैंस लिए और 3 भैंस हम रहने दिए, तो दोनों को जोड़े तो 2 भैंस हो गई। ठीक है, अब क्या करना है भैया, यहाँ देखिए कह रहा है 8 भैंसें 10 दिन में काटी हैं, तो 8 भैंस इक्वल टू 10 दिन, तो 1 भैंस 10/8। अब 5 का निकालना है, गुणे 5 आप कर देंगे। ठीक है, तो आप जब गुणे 5 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा उत्तर। आपको उत्तर कितना मिल जाएगा? तो देखिए, अरे यार थोड़ी सी गलती इसमें हो गई। इसमें गलती कुछ नहीं हुई है, इसमें ये हुआ है, गलती कुछ नहीं। देखिए 8 भैंस 10 दिन में, तो पहले वाला पुराना फंडा 8 गुणे 10। अब बराबर ये कितना हो जाएगा कि यहाँ पे 5 भैंस हो रही है और यक्स दिन में पूछ रहा है, 5 गुणे यहाँ पे यक्स हो जाएगा, यक्स दिन में खत्म करेंगे। क्या करना है, 5 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में जाएगा, तो यहाँ 5 होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 8 से गुणा कर देंगे इसमें 2 में, तो 8 दूनी 16, यक्स इक्वल टू 16 प्राप्त हो जाएगा। आइए राजन क्या किए, राजन कह रहे हैं 12 गाय का चारा चरना 8 भैंस के चरने के बराबर है। हम भी वही बताए थे, एक गाय का चरना 8/12 भैंस का चरना। ठीक है, वही भाग दिए, तो 3 गाय का चरना बराबर 8 गुणे 3/12, यानी 2 भैंस का चरना। हम भी बताए थे भैया 3 गाय बराबर हैं 2 भैंस के, मतलब यहाँ जो 3 गाय लिखा है यहाँ आप 2 भैंस लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 भैंस ये और प्लस 3 भैंस ये, तो हो जाएंगी 5 भैंसें। 5 भैंसों को पूछ रहा कितने दिन में चल रही है, अगर 8 भैंस 10 दिन में चल रही हैं, तो ये पूछ रहा है, यही वही कह रहा है। देखिए 3 गाय और 3 भैंस का चरना बराबर है 2 भैंस, 2 भैंस प्लस 3 भैंस। ठीक है, क्योंकि 3 गाय बराबर हैं 2 भैंस के, ऊपर बता दिया गया। अब ये हो गई 5 भैंस का चरना, पूरा 5 भैंस हो गई। अब देखिए अनुपात का चिन्ह लगाया है, पहले 8 भैंस थी 10 दिन में चल रही थी, अब हो गई 5 भैंसें हो गई हैं। इसमें 3 गाय भी शामिल है, 3 गाय 2 भैंस बराबर है, तो 5 भैंसें कितना दिन में चलेंगी, तो वही है चिन्ह जो लगा है प्रतिलोम अनुपात का। तो इसमें इस तरह से होगा 8:5 समानुपाती 1:10। तो इधर 10 जो है बाह्य पदों का गुणा आंतरिक पदों का गुणा करेंगे तो 8 गुणे 10 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 होता है ना, 5 गुणे 1 होगा, तो काटेंगे 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो आपको मिल जाएगा 16 दिन। 12 गायें 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें उसको 16 दिन में चरेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3 को ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन में अगर यहाँ बीच में भाग का सिंबल लगा रहे तो आपको एक आधार लिखना है और भाग में घातें घटती हैं भैया, तो 5 - 3 आप कर देंगे, भाग घातों को आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा 5 की घात 5 में से 3 जाएगा
5 में से 3 जाएगा तो 2, 5 की घात 2। या तो आप उत्तर में ये लिखिए, या तो आप उत्तर में लिखिए 5 गुणे 5, या तो उत्तर में आप ये भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बराबर पंचम 25। राजन क्या किए, राजन भी वही सेम किए हैं। इसको तोड़ ताड़ के अपना लिखे हैं 5 की घात 5, मतलब ये 5 बार ऊपर गुणा किए हैं। भाग का सिंबल, ये भाग अपान में इस तरह से भी लगा सकते हैं बटे, फिर 5 की घात 3 को 5 3 बार किए हैं गुणा, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 5 को इधर नीचे से काट दिया, 3 5 को ऊपर से बच रहा है कितना, 2 5, मतलब 5 गुणे 5 बच रहा है, ठीक है। तो इसको या तो आप 25 लिखिए या 5 की घात 2 लिख दीजिए, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है 1/8 गुणे 3 की घात -3 का सरलीकरण रूप करिए। तो भैया 1/8 और 3, इसको आप जब सरल करेंगे तो 1/8 गुणे 3 की घात -3 बराबर आप इसको लिख सकते हैं 1/8 गुणे 1/3 की घात 3। हमने आपको बताया था कि 3 की घात -3 को आप जब आप जो है चेंज करेंगे, आप मतलब इसको चेंज करके आप परिवर्तित करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ माइनस के चिन्ह हट जाता है और 3 की घात जब अपान में होता है तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम अभी ऊपर आपको बताए थे, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में। तो क्या होगा, ये घात जो है ये अपान में जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ हुआ है, ये प्लस में देखिए यहाँ पे हो गया है, इस चीज़ को ये प्लस में कर दिए, बाकी 1/8 को इसे लिख दिए हैं। फिर क्या हुआ है, 1/8 जो है इसको ये तोड़ के लिखे हैं 1/2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घात 3। देखिए कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, नहीं हो गया 1/8 के बराबर। तो या तो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखिए, या फिर 2 की घात 3 लिख दीजिए। तो हम 2 की घात आप 3 लिखेंगे तो आपको यहाँ फ़ायदा होने वाला, फ़ायदा ये होने वाला है कि 1/2 की घात 3 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 1/3 की घात 3। अब क्या आप इसको लिख सकते हैं, दोनों में इसकी घात 3 है, इसकी घात 3 है, तो आप क्या कर सकते हैं 1/2 गुणे 3 कर सकते हैं, पूरे की घात 3, इसकी घात भी 3 है, इसकी घात 3, तो पूरे घात 3 कर दिए, अंदर का गुणा करें 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 1/6 और 1/6 की घात 3, यही हो जाएगा उत्तर। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 करा 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान बताइए। भैया क्या करना है, इसमें गुणा में क्या होता है, घातें आपस में जुड़ती हैं आधार समान होने पे, लेकिन तो आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगे। तो एक आधार आप लीजिए, घातों को जोड़ दीजिए, -2 + 5, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 जब 5 में जुड़ेगा तो यहाँ प्लस का केवल 3 बचेगा, और -2 है इसलिए 2 घट जाएगा 5 में से, तो आपको कितना प्राप्त होगा, 3 की घात 3 प्राप्त होगा। आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, 3 में 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, और 9 में 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक हो जाएगा 27, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। ए का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो भैया हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं, ए का गुणात्मक प्रतिलोम, इसको आप परिवर्तित करेंगे तो ये भिन्न में हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो 1/a हो जाएगा। और 1/a को जब आप परिवर्तित करना चाहेंगे तो हम कहे थे भिन्न की संख्या को आप परिवर्तित करेंगे वो तो माइनस की घात लग जाएगी, -1 हो जाएगा। लेकिन अगर एक पर -1 है तो आप इसको अगर परिवर्तित करना चाहेंगे तो 1/a में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। धन निकालने की विधियां कौन कौन हैं, तो भैया धन निकालने की 3 विधियां हैं। एक है आहरण फार्म द्वारा, ठीक है, एक चेक द्वारा, एक एटीएम द्वारा। तो आहरण फार्म क्या होता है, आहरण फार्म होता है एक फार्म होता है, बैंक की तरफ से मिलता है, उसको भरना पड़ता है, उसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। एक चेक होता है, चेक आपके पास भी पासबुक में चेकबुक एक मिलता है, ये उसके माध्यम से दूसरा है, और एटीएम तो आप जानते ही होंगे सब। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। चेक कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो भैया ये क्वेश्चन बार बार आया है एग्जाम में, हालांकि यहाँ मेंशन नहीं किया है। चेक 3 प्रकार के होते हैं, बियरर चेक, आदेशी चेक, क्रॉस चेक, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराया है, अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिए प्लेलिस्ट में। जितने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हम नोट्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी दी है। हमने 2016 में जो पेपर हुआ था उसको पूरा सॉल्व करवाया है पूरी डिटेलिंग से। 2017, 2018, 2019 चारों साल का पूरा पेपर सेट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया है। आप सीरियल वाइज उसको जाके देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही कुछ जानकारी मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता खोलने पर 1 वर्ष में कितना सेवा शुल्क लेती है। तो भैया भारतीय स्टेट बैंक है जो है वो मैसेज वगैरह भेजने का, जो आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह आते हैं कितना पैसा निकला कितना जमा हुआ, उसका 50 रुपये चार्ज लगाती है 1 साल का, मतलब 12 महीने का। आइए बात करते हैं बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। भैया आप बैंक क्यों जाते हैं उसी का 3 उद्देश्य लिखना है।
तो पहला उद्देश्य है धन जमा करने जाते हैं सब लोग, ऋण लेने जाते हैं मतलब कर्ज लेने, और लोन जिसको आप बोल सकते हैं आहरण करने मतलब कोई फॉर्म वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई जांच पड़ताल अन्य चीज़ों के लिए। तो आइए बात करते हैं बैंक में खाता किस प्रकार खोला जा सकता है। स्पष्ट करें तो भैया बैंक में खाता खोलने के लिए कुछ ये देखिए मूल भी, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, देखिए पढ़ते हैं चलिए। बैंक में प्रथम बार धन जमा करने की इच्छा जब हम करते हैं तो हमें खाता खोलना पड़ता है। इसके लिए हमें बैंक से प्राप्त निर्धारित आवेदन पर अंकित सूचनाओं को साक्ष्य के साथ भरना पड़ता है। बैंक की मांग जिस तरह की होती है उसी के अनुरूप नमूने का हस्ताक्षर अधिक से अधिक 3 करना होता है। खाता खोलने के लिए हमें एक परिचयदाता की ज़रूरत पड़ती है जिसका उस बैंक में अकाउंट हो, जिसका खाता उस बैंक में होता है। परिचयदाता अपना बैंक में किया हस्ताक्षर करके, जो वो अपने अकाउंट में किया है वही सेम हस्ताक्षर करके आपके फॉर्म पे करके अपनी खाता संख्या लिखता है आपके फॉर्म में, और यह भी अंकित करता है कि इन्हें हम कितने दिनों से जानते हैं, यानी आपको वो कितने दिन से जानता है। बैंक में खाता खोलने वाले को एक पासबुक जारी की जाती है जिसमें धन जमा करने एवं निकास यानी निकालने का विवरण दर्ज होता है। ठीक है, आप कितना धन जमा कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, इन सब का विवरण पासबुक में दर्ज किया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 10 की घात -2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। क्वेश्चन ऊपर हो चुका है। किसी भी संख्या को आप इसको भिन्न में परिवर्तित करेंगे 1/10 की घात 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह केवल हटता है। आइए आगे बात करते हैं। -5 की घात -4 गुणे -5 की घात -3 को सरल कीजिए। हमने आपसे पहले बताया गुणा में घातें जुड़ती हैं। एक आधार लीजिए, अगर आधार समान हो 5 -5 की घात -4 प्लस -3, दोनों संख्या माइनस में है तो 4 3 7 हो जाएगा, -5 की घात -7। आइए हम आगे बात करते हैं। बैंक किसे कहते हैं? बैंक वह संस्था है जो राष्ट्र के विकास के लिए धन जमा करने, आहरण करने तथा उधार ऋण देने का कार्य करता है। प्राचीन काल में जिनके पास अधिक पैसा हुआ करता था वे अपना धन जमीन में गाड़ कर या नींव में छिपा कर रखते थे, परंतु अब बैंक हो जाने से अपना धन बैंक में रखते हैं जिससे देश के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता हो जाती है और राष्ट्र का विकास हो रहा है। इस राष्ट्र का विकास इसके माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। खाता के कोई 3 प्रकार, तो भैया खाता के 3 प्रकार हैं, बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता। इन सब टॉपिक को हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपसे पूछा गया है चालू खाता एक में पूछा गया है, दूसरे साल में बचत खाता, तीसरे साल में आवर्ती संचयी जमा खाता पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए जो पिछले 4 सालों में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। आहरण फॉर्म किसे कहा जाता है? तो आहरण फॉर्म भैया किसे कहते हैं? जब हम बैंक में अपना धन निकालते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे आहरण फॉर्म कहते हैं। आज की टॉपिक यहीं तक 30 क्वेश्चन पे, अगली टॉपिक इसी के आगे आएगी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला होगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60% आपको ज़रूर पॉजिटिव चीज़ें इस टॉपिक से मिली हैं। तो ये टॉपिक यहीं तक, अगली टॉपिक हमारी कल आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर नए हैं तो भैया ठीक है, पुराने लोगों को नहीं कहने हैं, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब और उसी के बगैर बेल आइकन दिया होगा, उसी को आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छी नहीं लगी है और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही छोड़ दीजिए केवल, ताकि मेरी भी कुछ हेल्प हो सके आप लोगों के माध्यम से। तो धन्यवाद सभी को, बाय बाय, नमस्कार।